बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने कर ही ली है, तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा जिला के मछली पालकों के लिए निजी क्षेत्र में महाझींगा मछली पालन योजना। राज्य के किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं खरीफ फसलों के बीज। और झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा जिला के मछली पालकों के लिए निजी क्षेत्र में महाझींगा मछली पालन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें ही योग्य माना जाएगा जो मछली पालन से सक्रिय रूप से जुड़े हों और उनके पास अपना सदाबहार तालाब हो। इसकी कुल योजना लागत 4 लाख रुपए है। इसमें SC, ST और महिला लाभुक को 80% तथा अन्य कोटि के लाभुक को 70% अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 10 जून तक आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खरीफ मौसम के लिए बीज वितरण की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि 31 जुलाई तक पूरे राज्य में तय लक्ष्य के 90% से अधिक खेतों में धान लग जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में 17,500 क्विंटल बीज भेज दिया गया है। ये बीज किसानों को 50% अनुदान पर बांटा जा रहा है। राज्य में चालू खरीफ मौसम में कुल 43,483 क्विंटल बीज वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी शकरकंद फसल लगाने का समय चल रहा है। इसकी खेती के लिए 3 से 4 बार खेत की जुताई करके पाटा चला दें। मेड़ बनाकर शकरकंद की कटिंग लगाएं। द्वितीय नर्सरी में तैयार शकरकंद पौधे की ऊपरी सिरा की 20 सेंटीमीटर की कटिंग लें। बुआई से पहले इन कटिंग्स को इमिडाक्लोप्रिड दवा से उपचारित कर लें। तो द्वितीयक नर्सरी से जो है कटिंग हम ले लेते हैं। ये द्वितीयक नर्सरी प्राथमिक से 45 दिन लगता है, फिर द्वितीयक में भी 45 दिन लगता है, यानी कुल 3 महीने में ये कटिंग जो है वो तैयार हो जाता है। और द्वितीयक नर्सरी से जो है 20 सेंटीमीटर का ऊपर वाला भाग से, ऊपर और या मध्यम, ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा उपज देता है। ऊपर वाला भाग से 20 सेंटीमीटर का कटिंग लेते हैं और 20 सेंटीमीटर का कटिंग लेकर के जो खेत का तैयारी करते हैं, उसमें खेत का तैयारी करके जो है 3-4 बार अच्छा से हल चला करके पाटा चला करके समतल कर लें और उसमें जो है मेड़ बना लें। और मेड़ बना के जो 60 सेंटीमीटर है उसमें मेड़ बनाएं और 20-20 सेंटीमीटर पे ये कटिंग को लगा दें। कटिंग को जो लगाने के पहले उसको इमिडाक्लोप्रिड जो है 0.1% उससे उपचारित कर लें। किसान भाइयों, आप खरीफ के मौसम में लत्तेदार सब्जी फसल झींगी की खेती करना चाहते हैं, वे जून से जुलाई तक फसल लगा सकते हैं। झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार, सतपुतिया, स्वर्णमंजरी या स्वर्ण उपहार लगाएं। झींगी की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। बुआई में कतारों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें। झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा नसदार, सतपुतिया, स्वर्णमंजरी या स्वर्ण उपहार लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में जल निकास के लिए नाली बनाने और धान की खेती के लिए मेड़ बनाने की जरूरत होती है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस मौसम में धान सहित विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्यक्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए क्या करें। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों में शुरुआती दौर में ही हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 1 ग्राम BT दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें।
या गोभी का पौधा लगाने के बाद 18 से 25 दिन के बीच 5% नीम निर्मित दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी यदि हीरा पृष्ठ कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। झारखंड के किसान फसल के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैसे किसानों की जो सुकर पालन करते हैं। जी हाँ, अगर हमारे किसान सुकर पालन कर रहे हैं तो सुकरों में बारिश के मौसम में बहुत सारे जो है वो रोग लग जाते हैं। तो उनका निदान हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि उनको रोग लग गया है? तो चलिए ये तमाम जानकारियाँ हम लेते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि सूकरों में कौन कौन से परजीवी रोग होते हैं और उससे हमारे सूकर पालक किस तरह से अपने सूकरों को बचा सकते हैं। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि सूकरों में परजीवी रोग, तो पहले तो ये बताएं कि परजीवी रोग होता क्या है और सूकर इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं। परजीवी रोग एक कह सकते हैं कि पैरासाइट्स है जो पशुओं पर ही निर्भर रहता है। और पैरासाइट्स जो कहते हैं, परजीवी जी की बात करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी वैसे परजीवी हैं जो शरीर के अंदर होता है और पशुओं का खून चूसकर पशुओं का जो खाना है उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह करता है और अपना ग्रोथ करता है। उसी तरह से बाह्य परजीवी होते हैं जो कि बाहर से कुछ दिखते भी हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं और जिसके लक्षण के आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और बाह्य परजीवी भी अपना जो जीवन यापन है पशु का खून चूस करके करते हैं और जिसके कारण पशु जो है काफ़ी दबाव में होते हैं। और ये बाह्य परजीवी बहुत सारी बीमारियों के वाहक भी होते हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये जो है कि अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी जो परजीवी की बात करते हैं, उसी तरह से प्रोटोजोआ भी कुछ बीमारी है। प्रोटोजोआ जो कहते हैं ये भी शरीर के अंदर और फिर ब्लड्स में भी मिलता है, खून में भी मिलता है, जिसके कारण बहुत तरह की बीमारियां होती है। और जो है कि जिसकी पशु की जो उत्पादन क्षमता की बात करते हैं उसमें इसके कारण काफ़ी कमी होती है। अच्छा सर, जैसे परजीवी से होने वाले रोगों की बात करें तो वो कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि कारक हैं जिसके माध्यम से सूकरों में ये फैल सकता है? जी हाँ। और किसान भाई इसको कैसे पहचाने? परजीवी की पहचान, सबसे पहले जो पहचान है अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, मैंने बताया था। अंतः परजीवी जो रोग होता है उसका पहचान थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत आसानी से दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी अंतः परजीवी का यदि प्रकोप है हमारे पशु में तो उसमें देखा जाता है कि दूध उत्पादन क्षमता में कमी आएगी, बढ़ने की क्षमता में कमी आएगी, उसका शरीर आप देखेंगे स्किन रूखा रूखा दिखेगा, चमकदार नहीं दिखेगा, पशु दबाव में रहेंगे। तो इन सब लक्षणों से पहचाना जा सकता है कि इसके अलावा कुछ और लक्षण भी दिखते हैं जैसे दस्त होना, उसके मल से कृमि का निकलना। तो इन सब लक्षणों से हम पहचान करते हैं कि पशु जो है अंतः परजीवी से ग्रसित हैं। उसी तरह से बाह्य परजीवी की यदि बात करते हैं तो बाह्य परजीवी में आप देखने को मिलता है कि उसमें किलनी, जू, पिस्सू, बहुत तरह के जो कीट होते हैं वो उसके शरीर पे होते हैं। बहुत सारे बहुत छोटे होते हैं जो कि आँखों से नहीं दिखते हैं, कुछ बाह्य परजीवी आँखों से दिखते हैं। इसके साथ साथ मक्खियाँ, मच्छर, ये सब भी बाह्य परजीवी के रूप में हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाह्य परजीवी बहुत सारे जो टिक्स और माइट्स जो हम लोग बोलते हैं, मेंज बोलते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि इसकी पहचान वो आँखों से नहीं दिखते हैं। तो इसके पहचान के लिए देखा जाता है कि उसके चमड़ा जो है उस पर बाल का गिरना, खुजली होना, उस पर लाल लाल दाना होना, पशु अपने शरीर को बार बार हमेशा दीवार से या पेड़ से रगड़ते हैं। तो इनसे समझ में आता है कि ये बाह्य परजीवी से ग्रसित हैं और इसके कारण पशुओं को बहुत हानि होता है जी। इसके उत्पादन क्षमता या प्रजनन क्षमता में काफ़ी हानि देखने को मिलती है। अगर आपने अपने फार्म जो पशु का जो आवास है उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं की है
या फिर जो उसके मल मूत्र निकल रहे हैं उसके अच्छी तरह से डिस्पोजल नहीं है। अगर आप वहीं पे रख रहे हैं 2-3 दिन अगर वहीं पे है तो इससे भी परजीवी का प्रकोप, मक्खियाँ, मच्छर और जो बाह्य परजीवी है उसका प्रकोप होता है। उसी तरह से अंतः परजीवी की यदि बात करते हैं तो देखा जाता है कि अगर आप साफ़ सफाई आवास की नहीं कर रहे हैं या बरसात के मौसम में आवास सूखा नहीं है, आवास अगर गीला है तो ये परजीवी का होने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा होती है। और परजीवी जो ग्रसित जो जानवर हैं जो परजीवी से ग्रसित है, चाहे बाह्य परजीवी हो या अंतः परजीवी हो, तो उससे जो है स्वस्थ जानवर में ये परजीवी रोग फैलता है। अगर साथ में पशु चर रहे हैं तो जो ग्रसित पशु हैं, बाह्य परजीवी या अंतः परजीवी से ग्रसित हैं, उससे ये परजीवी स्वस्थ पशु में जाता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले है कि जो परजीवी रोग से बचाव के लिए आप आवास की साफ़ सफाई रखें और बीच बीच में जो आवास है उस पर चूना कम से कम 8 फीट ऊंचाई तक आप चूना करते रहें। हर 3 महीने या 4 महीने पे एक बार चूना कर दें, जिससे जो भी परजीवी जो बाह्य परजीवी खास करके वो दीवारों में चिपके रहते हैं और वहाँ पे अगर हम दूसरे पशु को डालते हैं तो उससे वो बाह्य परजीवी उससे वो ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी बात है कि जो वैसे पशु जो हैं कि ग्रसित हैं उनको बिल्कुल अलग कमरे में रखें, उनसे स्वस्थ पशुओं को नहीं मिलने दें। या फिर अगर आप जो पशु का बाड़ा है उस पर अगर पशु को निकालते हैं तो पहले उस बाड़े को अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें। 2-3 दिन तक उसमें कुछ स्वस्थ पशु को नहीं डालें और बिल्कुल आवास जो है उसको गीला नहीं होने दें, तो इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि बरसात के मौसम में मक्खियाँ या मच्छर की संभावना अधिक होती है, तो आप कुछ उपाय करना होगा जिससे वो मक्खियाँ और मच्छर जो है वो पशुओं के बाड़े में कम जाएं। जी, लेकिन अंतः परजीवी का क्या लगता है कि जो होटल वेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, किसान भाई जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें किस तरह की सावधानी बरतें कि अंतः परजीवी जो है वो प्रभावित न करें? जी हाँ, अंतः परजीवी बहुत ही खास करके जो सूकर हैं उसमें एस्केरियासिस जो राउंड वर्म कहते हैं वो बहुत होता है। उसके अलावा टीनिया सोलियम जो होता है, ये 2 बहुत ही खतरनाक अंतः परजीवी सूकरों में है, जिसका हम लोग को नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए और उसका बचाव का उपाय करनी चाहिए। ये टीनिया सोलियम जिसको कहते हैं कि अंतः परजीवी जो होता है, ये इसका साइकिल चलता है और मनुष्य भी इसमें जो एक होस्ट होता है। और इसमें देखा जाता है कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि अंतः परजीवी जो टीनिया सोलियम की बात करते हैं उसमें देखा जाता है कि जो पशु अगर इससे ग्रसित हैं तो उसके जो सिस्ट होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो उसके पशु के जो सूकर के मांस में चले जाते हैं और वहाँ पे सिस्ट बनाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे किसान भाई देखते होंगे सूकर का जब मांस को कटिंग करते हैं तो उसमें छोटा छोटा दाना जैसा उसमें दिखता है, जिससे मांस जो है वो ख़राब हो जाता है और जो मांस का जो है उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है और वैसे मांस को खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से वो पूरा जो सूकर का मांस के लिए जो हमारे सूकर पालक जो हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो इससे जो है कि अंतः परजीवी से पूरी उसकी हानि हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आप कृमिनाशक दवा देना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जी, कि जो किसान भाइयों के सूकर जो है इस तरह से प्रभावित हो चुके हैं वो तो आपने बता दिया कि किस तरह से उपाय करें, लेकिन नहीं हो भविष्य में उसमें क्या कोई टीकाकरण भी इस तरह का है जो कि उनके लिए कारगर साबित हो? अंतः परजीवी से बचाव के लिए और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि अंतः परजीवी जो है कि जो उसकी मदर है उसमें लक्षण नहीं दिखते हैं और जो परजीवी हैं उसको उतना प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके मल से जो अंडे निकलते हैं और वो उससे जो छोटे बच्चे संक्रमित होते हैं तो उसमें उनमें बढ़ने की क्षमता और जो है कि खाना जो यूटिलाइजेशन की क्षमता वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से छोटे बच्चे में नियमित रूप से आप कृमिनाशक दवा दें। कृमिनाशक में अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल नामक दवा जो है कि बाज़ार में उपलब्ध है। इसको 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन से हर 3 महीने 4 महीने पे अगर आप देते हैं अपने पशु को, तो ये कृमि की जो समस्या होती है, अंतः परजीवी की समस्या होती है, वो समाप्त हो सकती है। उसी तरह से बाह्य परजीवी की जो समस्या है, बाह्य परजीवी में देखा जाता है कि हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि बाह्य परजीवी में शुरुआती दौर पे वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। जब वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है तो काफ़ी हानि होती है। तो बाह्य परजीवी से बचाने के लिए घरेलू उपाय भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसमें करंज का तेल में कपूर और गंधक मिलाकर आप 100 ml करंज का तेल ले लीजिए, उसमें 10 ग्राम कपूर 10 ग्राम गंधक मिला करके जहाँ पे बाल गिर रहा है, जहाँ पे खुजली हो रही है, वहाँ पे आप अगर 2 से 3 दिन लगाते हैं तो बाह्य परजीवी की समस्या से निदान हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह लेकर के आइवरमेक्टिन की दवा 1 ml
प्रति 33 किलो वजन पर चमड़े में देने से भी बाह्य परजीवी की समस्या का समाधान होता है। जी, तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है कि सूकर में परजीवी संबंधी जो रोग हैं उनको कैसे पहचानें और उसका निदान किस प्रकार से करें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पशुओं में बहुत सारे जो है वो रोग लग जाते हैं। वो कौन कौन से रोग हैं और उनका किस प्रकार से हम निदान करेंगे और समय समय पर हम अपने पशुओं का कैसे टीकाकरण कराएंगे ताकि वो बच सके और आप उनका लाभ उठा सके। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उसके बचाव के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है। जी हाँ, बरसात का मौसम में देखा जाता है कि इस समय खास करके बीमारियां होने की संभावना पशुओं में अधिक होती है, क्योंकि अभी जो वातावरण जो चेंज हो रहा है और प्रतिकूल वातावरण के कारण हमारे जो पशु हैं वो दबाव में रहते हैं और इसके कारण बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना होती है। तो बीमारियों से जो मुख्य बीमारियां हैं पशुओं में, वो कुछ जीवाणुजनित बीमारियां हैं, परजीवी की से होने वाली बीमारियां हैं, विषाणुजनित बीमारियां हैं। और इसके यदि बचाव की बात करते हैं तो बचाव के लिए तो टीकाकरण करके इसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो हम लोग विस्तृत रूप से थोड़ी इसकी जानकारी हम लोग ले सकते हैं कि पशुओं में होने वाली मुख्य रूप से जो जीवाणुजनित बीमारियां हैं, जीवाणु मतलब जो बैक्टीरियल बीमारी है, वो मुख्य रूप से देखा जाता है कि जैसे हम लोग यदि बात करें गौवंशीय पशु में तो HS, BQ ये दोनों बहुत ही गंभीर बीमारी है और इस समय होने की संभावना बरसात के समय में ये अधिक होती है। जैसे HS जिसको गला घोंटू भी बीमारी कहते हैं, गाय भैंस और बकरियों में भी ये बीमारी देखने को मिलता है। तो ये जो गला घोंटू जो बीमारी है, इसमें इसका जो लक्षण है, हमारे किसान भाई अगर मैं लक्षण बताऊंगा तो हो सकता है वो पहचान जाएं इस बीमारी को। इसके जो लक्षण है, पशु में तेज बुखार होता है, उसके बाद गला फूल जाता है, घरघराहट की आवाज़ होती है, लार मुंह से हमेशा जो है कि लार नीचे की ओर गिरता रहता है, पशु खाना पीना कम कर देते हैं, पशु में बेचैनी रहती है। और ऐसा देखा जाता है कि अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं किया गया तो 1 से 3 दिन के भीतर में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इसका हम लोग बचाव करके इसका उपाय कर सकते हैं, टीकाकरण करके इसका बचाव कर सकते हैं। HS टीका, जिसका गला घोंटू टीका HS टीका बाज़ार में उपलब्ध है। ये आप गौवंशीय पशु में अगर बच्चों को देना है तो 4 से 5 माह की उम्र में आप इसका टीकाकरण कर सकते हैं और इसके बाद साल में 1 बार टीकाकरण करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। उसी तरह BQ जो लंगड़ी बुखार, BQ जो बीमारी है, तो उसमें देखा जाता है इसको लंगड़ी बुखार करते हैं और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वैसे स्वस्थ पशु में बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी जीवाणुजनित रोग है और इसमें देखा जाता है कि जो मांस पोर्शन है, जैसे पुट्ठा है, जो गाय का भैंस का पुट्ठा है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि ये बीमारी जो है कि इसमें वहाँ पर फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और उसको दबाने से कर की आवाज़ आती है, पशु को काफ़ी दर्द होता है और ये जो है कि पशु में जो है अगर ये बीमारी होती है तो इससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बीमारी होने का मुख्य कारण है कि दूषित खाना पानी से बीमारी हो सकती है या फिर कहीं पे घाव हो गया उससे संक्रमण के कारण बीमारी हो सकती है। तो इसके ये जो BQ जो बीमारी है अभी ज़्यादातर बरसात के मौसम में देखा जाता है। तो इसका बचाव के लिए जो है कि टीकाकरण करके BQ टीका, ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी है, इसका आप टीकाकरण करके साल में 1 बार इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से इसका बचाव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बकरियों में बहुत सारी बीमारियां होती है, क्लोस्ट्रीडियम जिसको हम लोग टेटनस की बीमारी भी कहते हैं, इंटेरोटॉक्सीमिया जो होती है, ये सब जो बीमारी होती है बकरियों में भी देखने को मिलता है, जीवाणुजनित बीमारी है। जैसे इंटेरोटॉक्सीमिया की बात करते हैं तो ये बरसात के मौसम में विशेष रूप से देखने को मिलता है बकरियों में। इसमें स्वस्थ बकरियों में भी ज़्यादा प्रभावित होती है। स्वस्थ बकरियां जब बरसात के मौसम में चरने जाती है और काफ़ी बहुतायत मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता होती है बरसात के मौसम में और वो ज़्यादा हरा चारा खा लेती है तो ये बीमारियों से बीमारी उसमें जकड़ लेता है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए इंटेरोटॉक्सीमिया जो है कि जो बीमारी है इसका आप टीकाकरण करके बकरियों को बचा सकते हैं। और ये जो इंटेरोटॉक्सीमिया जो बीमारी है जो बकरियों में होती है बरसात के मौसम में, ये भी जीवाणुजनित रोग है। तो इसका बचाव के लिए टीकाकरण ही इसका उपाय है। तो इसलिए जीवाणुजनित रोग खास करके आप गौवंशीय पशु में हम बात करते हैं तो HS, BQ और इसमें इंटेरोटॉक्सीमिया, टेटनस बकरियों में, भेड़ में ये बीमारी देखने को मिलती है।
उसी तरह अगर विषाणु जनित रोग की यदि बात करते हैं तो विषाणु जनित तो एक वायरल बीमारी है और हम लोग जानते हैं कि जब विषाणु जनित रोग है उसका इलाज भी संभव नहीं है। तो विषाणु जनित रोग से अगर हम जो सबसे गंभीर बीमारी है, अभी बहुत सारे जो हमारे जो ज़िले हैं उसमें ये बीमारी फैली हुई, एफएमडी खुरहा चपका जो बीमारी होती है एफएमडी, ये इसके जो बीमारी के लक्षण है इसमें आप देखेंगे कि जो गौवंशीय पशु हैं ये बीमारी आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शूकर सभी में बीमारी हो सकती है। और इस बीमारी के लक्षण है कि इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, पशु को बुखार आता है, पशु खाना पीना कम कर देते हैं और धीरे धीरे इन्फेक्शन के कारण दूसरी बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं और जो है कि पशु को अगर सही ढंग से देखभाल नहीं किया जाता तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एफएमडी जो बीमारी है ये विषाणु जनित रोग है और जब ये बीमारी पशु इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो इसका इलाज भी बहुत ही मुश्किल होता है, चूँकि विषाणु जनित रोग है तो इसका बचाव ही हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी पशु हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या फिर सूकर, तो उसको एफएमडी टीका हर 6 महीने पे लगाने की ज़रूरत होती है। पहला टीका जो गौवंशी पशु हैं उसमें 5 से 6 महीने पे पहला टीका दे सकते हैं और उसके बाद हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से उसका बचाव कर सकते हैं। उसी तरह अगर सूकर हैं तो उसमें 2 से 3 महीने में प्रथम टीका देना है और उसके बाद हर 6 महीने पे उसका टीकाकरण करना है। तो एफएमडी ये बीमारी जो विषाणु जनित रोग है ये देखने को मिलता है। बकरियों में विषाणु जनित रोग की बात करते हैं तो पीपीआर ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है बकरियों में, ये भी विषाणु जनित रोग है और इस बीमारी का लक्षण होता है कि ये इसमें भी बकरियों में तेज़ बुखार होता है और दस्त होता है बकरियों में, मुंह में इसमें जो है कि खाने पीने में बकरियां असमर्थ होती है, खाना पीना कम कर देती है, मुंह से लार निकलता है। तो ये सब लक्षण देखने को मिलता है बकरियों में। पीपीआर जो बीमारी है ये पीपीआर बीमारी बकरियों में, भेड़ों में ये होता है। तो ये खास करके ये भी बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे बचाव के लिए पीपीआर का टीका अवश्य कराएं। पीपीआर का टीका प्रथम टीका बकरियों में 3 से 4 महीने में प्रथम टीका कराएं। उसके बाद हर साल में एक बार इसका टीकाकरण करके इस पीपीआर बीमारी से बचा सकते हैं। पीपीआर बकरियों के लिए महामारी साबित होता है, बकरियों का प्लेग भी कहते हैं, जिससे काफ़ी संख्या में झारखंड में काफ़ी संख्या में जो बकरी पालक हैं उसका बीमारी से इसका हानि होती है। उसी तरह अभी बात करते हैं तो जीवाणु जनित और विषाणु जनित बीमारियों के बाद परजीवी की बात करते हैं तो बरसात के मौसम में परजीवी की समस्या भी बहुत होती है। इसमें बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी 2 परजीवी होती है। अंतः परजीवी से काफ़ी हानि देखने को मिलता है। उसमें हानि की बात करते हैं तो बढ़ने की क्षमता में कमी, दूध देने की क्षमता में कमी होती है। तो अंतः परजीवी से बचाने के लिए जो हमारे पशुपालक हैं उनको नियमित हर 4 महीने 5 महीने पे कृमिनाशक दवा देकर उसके बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जिस तरह वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, उसी तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अभी भी समय आपके पास है। यदि आपने पशुओं को बरसात आने के पूर्व टीका नहीं लगाया है तो उनका टीकाकरण आप करवाएं और सुरक्षित रहें। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें, क्योंकि अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी आप लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। जाते जाते हम वादा करते हैं कि ऐसी ही जानकारी लेकर आपके सामने अगले अंक में उपस्थित होते रहेंगे। और हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि घर पे रहें और सुरक्षित रहें। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।